India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। माननीयों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने पर सीजीआई ने जताई नाराजगी, पर कहा जजों की कमी के कारण भी सुनवाई प्रभावित। पुलिस जांच एजेंसी और हाईकोर्ट के रवैये पर भी दिखाई तल्खी। न्याय मित्र ने निगरानी समिति गठित करने का सुझाव किया पेश। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को दूसरी याचिकाओं के साथ किया टैग। राज्य सरकार ने कहा जांच आयोग फिलहाल अपनी कार्रवाई रखेगा स्थगित। राकेश अस्थाना के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिए निर्देश। कहा नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला दे। इसरो जासूसी मामले में आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सीबी मैथ्यूज को मिली अग्रिम जमानत। सेशन कोर्ट ने कहा साजिश साबित करने के लिए तथ्य नहीं। India Legal presents Courts Roundup. सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में सुनवाई तेज करने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुस्त सुनवाई पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन साथ में कहा कि सुनवाई में तेजी की तो बात होती है, लेकिन जजों की कमी भी तो है और ऐसे में पुलिस जांच एजेंसी और हाईकोर्ट के रवैये पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्खी दिखाई। वहीं न्याय मित्र विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की जाए जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे। सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए निर्देश पारित किए जा सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों की कमी के कारण ऐसे निर्देशों को लागू करना आसान नहीं होगा। वहीं सीजीआई ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ मामले लंबे समय से लंबित होने पर कड़ी नाराजगी जताई। सीजीआई ने कहा हाईकोर्ट ने अधिकतर मामलों में रोक लगा रखी है, क्यों नहीं जांच एजेंसियां हाईकोर्ट से रोक हटाने की मांग करती या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। सीजीआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में 10 से 15 साल से आरोप पत्र दाखिल करने का कोई कारण नहीं है। जांच लंबित रखने का कोई कारण नहीं है। मामलों में सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच करने से कुछ नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल ने सीजीआई का समर्थन करते हुए बेंच को सुझाव देते हुए कहा कि आप सभी हाईकोर्ट से इन मामलों में तेजी लाने का निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा आप हाईकोर्ट प्रशासनिक निर्देश की बजाय आप न्यायिक निर्देश जारी कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि हर जगह मैन पावर एक वास्तविक मुद्दा है। हमारी तरह जांच एजेंसियां भी इस समस्या से जूझ रही हैं। हर कोई मामलों की सीबीआई जांच चाहता है। वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की जाए जो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच में देरी के कारणों का मूल्यांकन करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति में सीबीआई और ईडी के प्रमुख और गृह सचिव भी शामिल हों। समिति जांच को समय पर पूरा करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। हंसारिया ने अदालत को बताया कि देश भर की विशेष सीबीआई अदालतों में मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 121 मामले लंबित हैं। 58 मामलों में आजीवन कारावास का प्रावधान है।
हंसारिया ने शीर्ष अदालत को एक स्थिति रिपोर्ट में बताया है कि पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ सीबीआई के 37 मामलों की जांच अभी लंबित है। इसके अलावा अदालत के सामने 121 लंबित मामलों में से लगभग 1/3 मुकदमे बेहद धीमी गति से चल रहे हैं, क्योंकि उनमें आरोप अभी तक तय नहीं किए जा सके हैं, जबकि अपराध कई साल पहले हुए थे। न्याय मित्र ने कहा, यह रिपोर्ट 2016 में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर दाखिल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। साथ ही इस याचिका को मुख्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए जोड़ दिया है। सीजीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते पूरे मामले पर आदेश देगा। इस सब पर राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि फिलहाल जांच आयोग अपनी कार्रवाई स्थगित करेगा। राज्य सरकार की कमेटी मामले पर तब तक कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब केंद्र ने इस मामले पर जांच नहीं की, तब हमने मामले की जांच के लिए आयोग बनाया। सुप्रीम कोर्ट में पैगासस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत मामले पर विचार कर रही है, वे पश्चिम बंगाल सरकार से संयम दिखाने और पैगासस मुद्दे पर उसके द्वारा गठित न्याय की जांच के लिए आगे बढ़ने से पहले इंतजार करने की अपेक्षा करती है। जब वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने मौखिक आश्वासन दिया कि वो अदालत के संदेश को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे, तब न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश पारित करने से परहेज किया। सीजीआई एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने पैगासस मुद्दे पर अन्य याचिकाओं के साथ पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को टैग किया, जिन्हें अगले सप्ताह सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। पीठ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया, जो पैगासस स्पाईवेयर घोटाले से संबंधित आरोपों की जांच करेगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है तो समांतर जांच नहीं हुई। उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना राज्य सरकार की क्षमता से परे है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित मुद्दे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जब वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने साल्वे की दलीलों पर आपत्ति जताई, तो सीजीआई ने उनसे कहा कि जब हम अन्य मामलों की सुनवाई कर रहे हैं तो हम कुछ संयम की उम्मीद करते हैं। वर्तमान मुद्दा अन्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसका उस पर असर होगा जब सभी निष्पक्षता में हम उम्मीद है कि आप प्रतीक्षा करेंगे। डॉक्टर सिंघवी ने याचिकाकर्ता के लोकस पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि इसके राजनीतिक जुड़ाव। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय को एक एनजीओ के कहने पर एक वैधानिक अधिसूचना पारित नहीं करनी चाहिए, जिसका मकसद स्पष्ट नहीं। अंत में पीठ ने याचिका में नोटिस जारी करने और अन्य पैगासस मामलों के साथ इसे टैग करने का एक सरल आदेश पारित किया। वहीं पश्चिम बंगाल राज्य ने आज इस मामले में अपनी जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि पैगासस मुद्दे से केंद्र सरकार की निष्क्रियता के कारण आयोग का गठन करने के लिए बाध्य किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मणिपुर के 3 विधायकों ने मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस से दलबल करने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करने के मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस यूयू ललित और अजय रस्तोगी की बेंच ने इस मामले में स्पीकर को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 29 सितंबर को तय की। हालांकि कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन विधायकों ने 2 जून 2021 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उसने 3 कानून निर्माताओं को अयोग्य घोषित करने के अध्यक्ष के जून 2020 के फैसले को बरकरार रखा। तीनों विधायक 2017 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए थे। हालांकि आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी और बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को मजबूत करने के उद्देश्य से सत्तारूढ़ दल बीजेपी को अपना समर्थन दिया। स्पीकर के समक्ष उनके खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई। विभिन्न बीजेपी कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सहित उनके आचरण को इस बात के प्रमाण के रूप में दिखाया गया था कि वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। स्पीकर ने 18 जून 2020 को याचिकाओं को अनुमति दी थी।
राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को 2 हफ्ते में मामले का फैसला करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ सीपीआईएल को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी। वहीं प्रशांत भूषण ने इस पर कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह के फैसले के खिलाफ है। इस सुप्रीम कोर्ट इस मामले की 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। शुरुआत में सीजीआई इस मामले की सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं थे। वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी प्रशांत भूषण को कहा कि आप सही हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई करने दें, हमें हाई कोर्ट के फैसले का फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई हुई। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। प्रशांत भूषण के गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीपीआईएल ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा के 1 साल के विस्तार को चुनौती दी है। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को 27 जुलाई के आदेश को भी रद्द करने का निर्देश देने का आग्रह किया, जिसमें गुजरात कैडर से एजीएमयूटी कैडर में राकेश अस्थाना की अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। गुजरात कैडर के साल 2084 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर तौर पर नियुक्त किया गया था। राकेश अस्थाना 31 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति से 4 दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। दिल्ली में पुलिस प्रमुख के तौर पर राकेश अस्थाना का कार्यकाल 1 साल का होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अपनी पत्नी के निवास के अधिकार के आधार पर घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों को एक बेटे द्वारा अपने पिता की संपत्ति के अधिकार का दावा करने या फिर उसके बल पर कब्जा बनाए रखने के लिए एक चाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पत्नी के स्वामित्व से संबंधित एक सिविल विवाद को इस तरह से डीवी अधिनियम के तहत एक मामले में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डीवी अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों के दुरुपयोग के समान होगा, जो इसके उद्देश्य और सीमा से ऊपर और परे खींचकर ले जाएंगे। पिता ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा दायर कर उनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की मांग की थी, और जिसे उन्हें वाद की संपत्ति से निपटान करने से रोका जा सके। उनका मामला ये है कि वे संपत्ति के मालिक हैं। उनके और प्रतिवादियों यानी उनके बेटे और बहू के बीच चल रहे विभिन्न विवादों को देखते हुए उन्होंने स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। दूसरे और प्रतिवादियों का मामला ये है कि विचाराधीन संपत्ति संयुक्त परिवार निधि से खरीद की गई थी और ये पैसा पहले की एक संपत्ति की बिक्री से मिला था, जिस पर उसका भी अधिकार था, इसीलिए विशेष रूप से संपत्ति उसके पिता की नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि वादी पिता उक्त संपत्ति का अकेला मालिक है और बेटा और बहू यानी प्रतिवादी केवल लाइसेंसधारी है। तदनुसार वादी के सीपीसी के नियम 6 के आदेश 12 के तहत दायर आवेदन में उसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की। उसी को बेटे और बहू द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दूसरे अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है। आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श जी, घरेलू हिंसा अधिनियम के गलत इस्तेमाल पर अदालत ने कानून की क्या व्याख्या की है, हमें विस्तार से बताएं। जी, इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अपनी पत्नी के निवास के अधिकार के आधार पर डीवी अधिनियम के प्रावधानों को एक बेटे द्वारा अपने पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा करने या उसके बल पर कब्जा बनाए रखने के लिए एक चाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वहीं यह भी कहा कि संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित एक सिविल विवाद को इस तरह से डीवी अधिनियम के तहत एक मामले में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह डीवी अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों के दुरुपयोग के समान होगा, जो इसे उसके उद्देश्य और सीमा से ऊपर और परे खींच कर ले जाएगा। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि सभी दलीलें प्रकृति में बहुत सामान्य हैं और स्पष्ट रूप से ऐसी दलीलें हैं जो डीवी अधिनियम के तहत मामला स्थापित करने के बजाय परिवार के सदस्यों के बीच चल रही घरेलू समस्या को उजागर कर रही हैं। यह भी साफ है कि बहू की तरफ से ससुर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई है या डीवी अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई भी शिकायत दर्ज नहीं या लंबित नहीं है। वहीं इससे पहले कोर्ट ने मामले में कहा था कि डीवी अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है
परंतु परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे विवाद को डीबी अधिनियम के तहत विवाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उक्त अधिनियम के प्रावधानों को अनपेक्षित दुरुपयोग से परिवारों में उथल पुथल पैदा होती है, खासकर जब पति और पत्नी यानी बेटे और बहू के बीच कोई वैवाहिक विवाद नहीं होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, तफसील से इस विषय के बारे में बताने के लिए। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया है कि उपराज्यपाल के पास कोविड-19 महामारी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी के गठन पर आपत्ति करने का कोई उचित और वैध औचित्य नहीं है। हाई पावर्ड कमेटी का गठन दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद किया गया था। कमेटी में मृत्यु के संभावित कारण का पता लगाने के लिए संबंधित अस्पताल द्वारा पेश किए गए मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद मामला दर मामला आधार पर एक जांच करने के लिए काम करने वाले चिकित्सक का विशेषज्ञ शामिल है। दिल्ली सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उक्त नीतिगत फैसला इस निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था कि संवैधानिक न्यायालय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से यह अपेक्षा करना तो नहीं संभव है कि और ना ही मुमकिन है कि वह एक ऐसी कवायद शुरू करे जिसमें तथ्यों के प्रश्न के फैसले की आवश्यकता हो। हालांकि दिल्ली सरकार के अनुसार एलजी ने 8 जून को जीएनसीटीडी के स्वास्थ्य मंत्री के विपरीत एक विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग को एनडीएमए द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों सहित सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कार्रवाई के परिणाम का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि ये सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्रवाई के विषय वस्तु और जीएनसीटीडी द्वारा गठित एचपीसी के कार्य के बारे में गलत धारणा पर आधारित है। हलफनामा एक पत्नी द्वारा याचिका में दायर किया गया था और ऐसे में याचिकाकर्ता के 34 वर्षीय पति की कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनका ये मामला था कि उनके पति किसी संक्रमण से पीड़ित नहीं थे और डिस्चार्ज रिपोर्ट में उनकी मृत्यु का कारण नहीं बताया गया था। इसीलिए याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को उनके पति की मृत्यु के कारणों का निर्धारण करने के लिए एचपीसी को संचालित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। संबंधित मामलों में पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर भरोसा करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु के कारण में एक जांच करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मनोवैज्ञानिक की खारिज याचिका कर दी है और ऐसे में जिसमें शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता स्वप्ना पाटकर ने आरोप लगाया कि राउत और उनके पति के कहने पर उनके प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है और ऐसे में उनका पीछा किया गया। बताया भी जाता है कि याचिकाकर्ता ने मुंबई पुलिस को 2013 और 2018 में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज की उचित जांच और उप पुलिस आयुक्त डीसीपी जोन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने बुधवार को 3 याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और पाटकर से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष राहत की मांग करने को कहा। हालांकि अदालत ने मजिस्ट्रेट के सामने मामले में पाटेकर को सुनने और मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि डीसीपी ने सांसद और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राउत से सांठगांठ की। राउत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद डकेफलकर ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और कहा कि राउत की बेटी की तरह महिला उन पर केवल इसलिए आरोप लगा रही है क्योंकि उसे लगता है कि राउत महिला और उनके पति के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद में उनके पति का साथ दे रही हैं। वहीं केरल के पूर्व पुलिस अधिकारी सीबी मैथ्यूज को मंगलवार को इसरो जासूसी मामले में जहां की एक अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। पिछले महीने सीबीआई ने 18 लोगों के खिलाफ तिरुवनंतपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें केरल पुलिस और आईबी के शीर्ष अधिकारी शामिल है, जिन पर साजिश और दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगा है। उत्तरदाताओं ने आवेदन पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायणन को बिना किसी आधार के साथ ही हिरासत में लिया गया था और कुछ समय के लिए गलत तरीके से पुलिस स्टेशन में बंद
बंद कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया है कि ये आईपीसी की धारा 365 के तहत अपहरण के समान है। हालांकि बाद में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। उन्होंने कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि यदि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत की राहत दी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है, तो उसने अपराध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये जांच को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अदालत ने प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाई है, क्योंकि केस डायरी ने ही पर्याप्त सामग्री का खुलासा किया था, जिसने पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि वे कारण अंततः निराधार पाए गए थे और इस महीने की शुरुआत में ही केरल उच्च न्यायालय ने इसी मामले में 4 अन्य शीर्ष अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी थी। इसरो जासूसी मामला 1994 में सामने आया था, जब इसरो यूनिट के एक शीर्ष वैज्ञानिक एस नाबी नारायणन को इसरो के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी मालदीव की 2 महिलाओं और एक व्यवसायी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.